एक आदमी नंगे पैर बर्फ में खड़ा, उसके शरीर पर सिर्फ एक चिथड़ा कपड़ा है। उसकी बीवी को वो नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुकी है। उसके माँ बाप गैस चैम्बर में जल चुके हैं। उसका पूरा परिवार, उसका करियर, उसकी किताबें, उसकी पहचान, सब कुछ राख हो चुका है। और फिर भी वो आदमी हर सुबह उठता है, काम पर जाता है और अपने अंदर कुछ ऐसा ढूंढता है जो उसे एक और दिन जीने की वजह दे। सवाल ये नहीं है कि वो जिंदा कैसे रहा, सवाल ये है वो जीना क्यों चाहता था। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब भी वो जीने की कोशिश क्यों करता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी किताब से जो मोटिवेशन की किताब नहीं है। ये एक साइकोलॉजिस्ट की फील्ड नोट्स हैं जो उसने ऑश्विट्ज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मौत के सामने खड़े होकर लिखी। इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल, एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। अब यहाँ गलतफहमी मत पालिए, ये कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको बताएगी कि सुबह 5 बजे उठो और जर्नल लिखो। ये एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी है जो 3 साल तक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद रहा, ऑश्विट्ज, डचाउ जैसी जगहों पर। फ्रैंकल के पास एक चीज थी जो बाकी कैदियों के पास नहीं थी। वो एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट था। तो जहां बाकी लोग सिर्फ भूख, ठंड और मौत को झेल रहे थे, वहीं फ्रैंकल एक और काम कर रहा था। वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था कौन टूट जाता है, कौन बच जाता है और फर्क क्या है इन दोनों में। ये किताब उसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है और इसीलिए ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है। ये सर्वाइवल साइकोलॉजी का रॉ डेटा है जो सबसे बुरी परिस्थिति में इकट्ठा किया गया। देखिए, हम सब मोटिवेशनल कंटेंट बहुत देखते हैं, उठो, मेहनत करो, सपने पूरे करो। ये सब तब काम करता है जब जिंदगी में कम से कम कुछ तो कंट्रोल में हो। लेकिन फ्रैंकल जिस हालात में था, वहां कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। कब खाना मिलेगा पता नहीं, कल जिंदा रहेंगे या नहीं पता नहीं, कब गैस चैम्बर की लाइन में लगा दिए जाएंगे पता नहीं। ऐसी जगह मोटिवेशन जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। वहां सवाल मोटिवेशन का नहीं था, सवाल ये था, इंसान बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कंट्रोल के जिंदा क्यों रहना चाहता है। और यहीं से फ्रैंकल ने एक चीज नोटिस की जो साइकोलॉजी की पूरी दुनिया को हिला देती है। उसने देखा कि कैंप में जो लोग सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे सेहतमंद थे, वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहे, बल्कि जिन लोगों के पास कोई वजह थी, चाहे वो एक इंतजार करता हुआ बच्चा हो, एक अधूरा काम हो या सिर्फ एक आइडिया, वो लोग टिक गए। फ्रैंकल ने एक जर्मन दार्शनिक नीत्शे की एक लाइन बार बार दोहराई, जिसके पास जीने की एक क्यों वाई है, वो लगभग हर कैसे हाउ झेल सकता है। ये लाइन इस पूरी किताब की जान है और आज हम इसे टुकड़ों में समझेंगे। चलिए अब उस जगह चलते हैं। फ्रैंकल को जब पहली बार ऑश्विट्ज लाया गया तो सबसे पहले एक सिलेक्शन लाइन लगती थी। एक अफसर एक इशारे से तय करता, बाएं जाओ या दाएं। एक तरफ का मतलब था काम पर लगना, दूसरी तरफ का मतलब था सीधा गैस चैम्बर। कुछ ही सेकंड में बिना किसी वजह के जिंदगी और मौत तय हो जाती थी। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होती थी वो थी दिन में 12-14 घंटे बर्फ में मजदूरी, मुट्ठी भर सूप और हर पल ये डर कि अगला पल आखिरी हो सकता है। फ्रैंकल ने कैंप की जिंदगी को 3 फेजेस में बांटा। पहला फेज शॉक। जब आप पहली बार कैंप में आते हो, दिमाग मानने से इनकार करता है कि यह सच है। एक तरह की सुन्नता, नमनेस छा जाती है। दूसरा फेज एपैथी, भावनात्मक मौत। यहाँ इंसान रोना बंद कर देता है, दर्द महसूस करना बंद कर देता है। लाशें उसके सामने से गुजरती हैं और वो कुछ महसूस नहीं करता। ये सबसे खतरनाक फेज है क्योंकि यही इंसान अंदर से मरना शुरू करता है, शरीर से पहले। तीसरा फेज रिलीज के बाद की उलझन। जब आजादी मिलती है तब भी खुशी नहीं आती क्योंकि इंसान इतना कुछ खो चुका होता है कि खुशी नाम की चीज भूल जाता है कैसे महसूस करनी है। इन तीनों फेजेस में फ्रैंकल ने एक चीज बार बार देखी, जो लोग दूसरे फेज में फंसे रह जाते थे, यानी जो पूरी तरह एपैथी में डूब जाते थे, वो जल्दी टूट जाते थे और अक्सर मर जाते थे। भूख से नहीं, बीमारी से नहीं, बल्कि उम्मीद छोड़ देने से। फ्रैंकल एक वाकये का जिक्र करता है। एक साथी कैदी को सपना आया कि 30 मार्च को कैंप आजाद हो जाएगा। उसने पूरी उम्मीद उसी तारीख पर टिका दी। जैसे जैसे तारीख नजदीक आई, कोई आजादी नहीं मिली। 29 मार्च को वो बुखार में गिर पड़ा। 30 मार्च को वो डिलीरियम में चला गया। 31 मार्च को वो मर गया। डॉक्टरी वजह थी टाइफस, लेकिन फ्रैंकल लिखता है असली वजह थी उम्मीद का टूटना। यहाँ फ्रैंकल एक बहुत गहरी बात कहता है और यही इस किताब की रीढ़ है। नाजियों ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका घर, उसका पैसा, उसकी घड़ी, उसकी शादी की अंगूठी, यहाँ तक कि उसके सिर के बाल भी मोड़ दिए गए। उसकी पहचान की हर निशानी मिटा दी गई। कैदी को नाम से नहीं, नंबर से बुलाया जाता था। फ्रैंकल खुद नंबर 119104 था, लेकिन एक दिन बर्फ में मजदूरी करते हुए बुरी तरह थका हुआ, भूखा, ठंड से कांपता, फ्रैंकल के दिमाग में अपनी बीवी का चेहरा आया। उसे नहीं पता था वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसने उसकी कल्पना की, उससे बात की दिमाग में,
और उस पल उसे एहसास हुआ, इंसान से उसकी हर चीज़ छीनी जा सकती है सिवाय एक चीज़ के, इंसानी आज़ादी की आखिरी परत, किसी भी हालात में अपना रवैया चुनने की आज़ादी। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे उस जगह से समझिए जहाँ ये लिखी गई। एक आदमी जिसके पास शारीरिक रूप से कोई आज़ादी नहीं है, वो भी एक चीज़ चुन सकता है, वो अपने दुख को किस नज़र से देखता है। फ्रैंकल इसे कहता है द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, आखिरी इंसानी आज़ादी। आप इसे आज की ज़िंदगी में सोचिए। शायद आपके पास कंसंट्रेशन कैंप जितना बुरा हालात नहीं है, लेकिन शायद आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो पसंद नहीं, एक रिश्ते में जो थका देता है, एक बीमारी से जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकती। फ्रैंकल का सवाल यही है, हालात नहीं बदल सकते तो सवाल ये नहीं कि आप क्या झेल रहे हैं, सवाल ये है कि आप उसे किस नज़रिए से झेल रहे हैं। अब यहाँ आता है फ्रैंकल की सबसे बड़ी थ्योरी, जिसका नाम है लोगोथेरेपी, ग्रीक शब्द लोगोस से, जिसका मतलब है मीनिंग। फ्रॉइड कहता था इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव है प्लेजर, सुख की तलाश। अडलर कहता था इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव है पावर, ताकत, कंट्रोल। लेकिन फ्रैंकल कैंप में बैठकर एक तीसरी बात देखता है, इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव न सुख है न ताकत, ये है मीनिंग, मकसद की तलाश। और यहाँ वो एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। मीनिंग सिर्फ 3 जगह से मिल सकता है। 1, काम से, वर्क क्रिएशन, कुछ ऐसा बनाना, करना या पूरा करना जो आपसे बड़ा हो। एक किताब, एक प्रोजेक्ट, एक काम जो अधूरा है और उसे पूरा करना है। फ्रैंकल के पास कैंप में एक अधूरी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट था, जो कैंप में आने से पहले उसने लिखना शुरू किया था और उसे जब्त कर लिया गया था। वो पूरे 3 साल सिर्फ इसलिए जिंदा रहने की कोशिश करता रहा क्योंकि वो चाहता था किसी दिन आज़ाद होकर वो किताब दोबारा लिखे, और उसने लिखी। वो किताब आज साइकियाट्री की एक क्लासिक है। 2, रिश्तों से लव, किसी को प्यार करना या किसी के प्यार में होना। फ्रैंकल के लिए ये उसकी बीवी थी। भले उसे नहीं पता था वो जिंदा है या नहीं, सिर्फ उसकी याद, उसका ख्याल एक वजह बन गया आगे बढ़ने की। 3, दुख से सफरिंग, और यहाँ फ्रैंकल सबसे रेडिकल बात कहता है, जब आपके पास न काम बचता है न रिश्ता, तब भी मीनिंग मिल सकता है इस बात में कि आप अपने दुख को किस तरह झेलते हैं। वो लिखता है, अगर दुख अनिवार्य है, अगर उससे बचा नहीं जा सकता, तो उस दुख में भी एक मीनिंग ढूंढना मुमकिन है, बस उस कंडीशन पर कि आप उस दुख को किस तरह से कैरी करते हैं। यही 3 रास्ते, काम, प्यार और दुख को सह पाने का तरीका। फ्रैंकल के मुताबिक हर इंसान के पास किसी न किसी हालात में उपलब्ध रहते हैं, चाहे आप जेल में हो, अस्पताल के बिस्तर पे हो या सिर्फ एक खाली महसूस करने वाली सुबह में हो। अब बात करते हैं आज की। आजकल मेंटल हेल्थ की बातचीत बहुत बढ़ गई है और एक शब्द बार बार सुनाई देता है, मुझे खालीपन महसूस होता है, कुछ समझ नहीं आता जिंदगी में क्या करूं, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। फ्रैंकल के पास इसका एक नाम है, उसने इसे कहा एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का खालीपन। उसका मानना था कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या भूख या गरीबी नहीं है, बल्कि ये है कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जीने के लिए कोई वजह नहीं है। सोचिए, आज के दौर में हमारे पास इंस्टिंक्ट, सहज ज्ञान भी कमज़ोर पड़ गए हैं जो हमें बताएं हमें क्या चाहिए, और ट्रेडिशंस, परंपराएं भी कमज़ोर पड़ गई हैं जो बताएं हमें क्या करना चाहिए। नतीजा, इंसान न इंस्टिंक्ट से चलता है न ट्रेडिशंस से, और उसके पास बचता है खालीपन। और यही खालीपन कई बार दिखता है बोर्डम के रूप में, लगातार डिस्ट्रैक्शन ढूंढने में, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या फिर एक गहरी बिना वजह की उदासी में। फ्रैंकल कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इस बात का इशारा है कि इंसान अपने अंदर मीनिंग ढूंढने में असफल हो रहा है, और उसकी दवा नहीं है, दवा है एक वजह ढूंढना। यहाँ वो एक और शानदार बात कहता है, वो कहता है मत पूछो जिंदगी मुझे क्या दे सकती है, पूछो जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है। ये सवाल पलट देता है पूरी सोच को। हम अक्सर मीनिंग को बाहर ढूंढते हैं, मुझे क्या चाहिए जो मुझे खुश करे, लेकिन फ्रैंकल कहता है असली सवाल है इस पल में, इस हालात में जिंदगी मुझसे क्या करने की उम्मीद कर रही है। एक बीमार माँ बाप की देखभाल करना, वो एक कॉलिंग है जो जिंदगी ने आपको दी है। एक अधूरा प्रोजेक्ट, वो एक कॉलिंग है। किसी का दर्द समझना, वो भी एक कॉलिंग है। मीनिंग ढूंढने की बात नहीं है, मीनिंग का जवाब देने की बात है। आखिर में फ्रैंकल एक कॉन्सेप्ट देता है जिसे वो कहता है ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, दुखद आशावाद। इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा होगा वाला पॉजिटिव थिंकिंग। फ्रैंकल इस तरह की झूठी पॉजिटिविटी से नफरत करता था। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का मतलब है दुख, गिल्ट और मौत। ये तीनों जिंदगी की सच्चाई हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इनके बावजूद इंसान हाँ कह सकता है जिंदगी को। यानी दुख को नकारना नहीं, दर्द को छुपाना नहीं, बल्कि उसे कबूल करते हुए भी जिंदगी को हाँ कहना। ये फर्क है टूटे हुए इंसान और जिंदा इंसान में। फ्रैंकल कैंप से निकलने के बाद पता चलता है कि उसकी बीवी, माँ, बाप,
भाई सब मर चुके हैं, सिर्फ उसकी बहन बची है। वो हर चीज खो चुका है जो उसने कभी प्यार की थी, और फिर भी वो दोबारा शादी करता है, दोबारा किताब लिखता है। लोगोथेरेपी की एक पूरी फील्ड खड़ी करता है। 92 साल की उम्र तक जीता है, दुनिया भर घूमता है, हजारों लोगों को सिखाता है। ये कोई मूविंग ऑन की कहानी नहीं है, ये कहानी है दर्द को साथ लेकर चलने की, और फिर भी हर सुबह उठकर एक वजह ढूंढने की। तो चलिए इसे समेटते हैं। सवाल था, इंसान सबसे बुरे हालात में भी जीना क्यों चाहता है? फ्रैंकल का जवाब है, क्योंकि इंसान की गहरी जरूरत सुख नहीं, आराम नहीं, मीनिंग है। और मीनिंग कोई एक बड़ी चीज नहीं है जो आपको एक दिन मिल जाएगी। ये रोज हर हालात में खुद चुनने वाली चीज है, काम में, रिश्तों में, या दुख को झेलने के तरीके में। अगली बार जब आप खालीपन महसूस करें, बेवजह महसूस करें, तो अपने आप से फ्रैंकल वाला सवाल पूछिए, आज, अभी, इस हालात में जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है? शायद जवाब बड़ा नहीं होगा, शायद जवाब सिर्फ इतना हो, आज एक फोन कॉल करना है, आज एक काम पूरा करना है, आज किसी का दर्द सुनना है। लेकिन याद रखिए नीत्शे की वो लाइन जो पूरी किताब की जान है, जिसके पास जीने की एक क्यों है, वो लगभग हर कैसे झेल सकता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ महसूस करा गया तो एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए आपकी अपनी जिंदगी का क्यों क्या है, आपको सुबह उठने की वजह क्या देता है। और अगर आप ऐसी किताबें पसंद करते हैं जो सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती बल्कि अंदर से हिला देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार एक और किताब, एक और सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना क्यों ढूंढते रहिए।